नाम जैसे मालूम है डॉक्टर खालिद महमूद है। आज की सभी बैठक में आप सब मेहमानों को खुशामदीद। आज का टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। पाकिस्तान के अभी हालात जो चल रहे हैं इस वक्त सीज़न के हिसाब से। इस वक्त कपास की बिजाई हो के अब बिजाई माशाल्लाह मुकम्मल हो गई है। अब फसल जो है टिंडों पे आ गई है, फूलों पे आ गई है, या कुछ मुख्तलिफ इलाकों में जो है अभी इनिशियल स्टेज पे है। तो इसमें हालिया बारिशें हुई हैं जिससे काफ़ी किसान परेशान भी हैं कि इसकी फसल के ऊपर क्या असर होगा। और इसके साथ साथ हमने देखा है जो सफ़ेद मक्खी है जिसे वाइट फ्लाई कहते हैं, उसका भी अटैक देखने में आया है। और दूसरी भी जो है चूँकि मौसम जब गर्म होता है और साथ उसमें हवा में नमी ज़्यादा होती है तो इस तरह की जो है बीमारियाँ आने का ज़्यादा खदशा होता है। तो आज हमारे साथ बगैर ज़्यादा टाइम लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं। उनमें माशाल्लाह डॉक्टर जहांज़ेब साहब हैं अयूब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से। और आज हमारे साथ सुल्तान बलोच साहब हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, बलोचिस्तान से हैं, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी से वो हमारे साथ हैं। और फिर हमें डॉक्टर शफकत फ़रूक साहब जो है प्रोफेसर साहब हैं मनसूरा यूनिवर्सिटी में, जो कि डायरेक्टर भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, वो भी ज्वाइन करेंगे। तो ये आपको जैसे मालूम है कि सावी बैठक बेसिकली फार्मर के लिए होती है, जिम्मेदारों के लिए होती है। हम कोशिश करते हैं कि हम साइंसी ज़बान इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी वक्त भी आप हमें रोक सकते हैं, रोक के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं इसका जो है फॉर्मल आगाज़ के लिए मैं जहांज़ेब साहब से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका आज टाइम निकालने का। तो आप बताइए सर, अभी जो मौसमी हालात हैं इस वक्त हमारी फसल को जो हालिया बारिशें हुई इससे क्या नुकसान है और हमें इनसे क्या तदारक करनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब। जी इस वक्त जो सिचुएशन है कॉटन की वो काफ़ी परेशान कौन है लोगों के लिए, क्योंकि वाइट फ्लाई का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में एक फंगस का इशू भी लोग बता रहे हैं कि पौधे विल्ट कर रहे हैं रेन्स के बाद। और दूसरे नंबर पे वाइट फ्लाई का प्रेशर भी है और जिसट भी, हवा में नमी आ गई है तो जिसट का प्रेशर भी साथ साथ डेवलप हो रहा है। तो इसको इसको ये सारे मामले को हैंडल करने के लिए किसान को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि एक तो वो उसको करे, क्रॉप को सुबह शाम देखे। आजकल उसके तकरीबन मैं ये कहता हूँ कि जुलाई से लेके 15 अगस्त तक आपकी वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंटेंसिव टाइम है। तो सुबह शाम विजिट करें और देखें कि वाइट फ्लाई का डाटा लें, उसका देखें कि अडल्ट की पॉपुलेशन कैसे जा रही है, अंडे बच्चों की कैसे जा रही है, क्योंकि इस स्टेज में नमी बहुत ज़्यादा होती है और ये वाइट फ्लाई के फैलने का बहुत आइडियल मौसम है। साथ उसके साथ ही जेसट का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इस सारे को देखने के लिए मुख्तलिफ जो है जहरें जो है ना वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे अगर आपको क्योंकि अडल्ट की जो एज होती है वो बहुत, वो ज़ाहिर है अडल्ट खुद ब खुद वो अंडे दे के उसका साइकिल खत्म हो जाता है। तो अंडे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो जो हमारी तहकीक में जो है उसमें यह है कि हम आजकल पायरीप्रॉक्सीफेन यूज़ कर रहे हैं और फिर हम इस अल्टरनेट स्प्रेज में यूज़ कर रहे हैं इसको। कभी हम प्रोफिजिन यूज़ कर रहे हैं और पायरीप्रॉक्सीफेन हम 500 ml यूज़ कर रहे हैं, प्रोफिजिन हम 600 से 700। और साथ हम अगर इसके दरमियान हमारा प्रेशर जो है वो अडल्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हम डायाफेंथ्रान भी यूज़ कर रहे हैं बीच में। अच्छा, थोड़ा सा अगर सॉरी हम आपकी माजरत के साथ थोड़ा सा, चूंकि जिम्मेदारों को अभी जो व्हाइट फ्लाई जो सफेद मक्खी है उसका थोड़ा सा ये बता दें कि कितने, वो हम अक्सर ये बात रिपीट करते हैं कि कितने मिकदार में हो तो तब हमें स्प्रे करने की ज़रूरत है, कितने मिकदार में नहीं है स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा सा ज़रा इसमें तफसील से ज़रा बता दें कि किस तरह से स्काउटिंग करनी है। ये हम रिपीट करते हैं हर सेशन में, आज फिर ज़रा बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। जी जी ये इस तरह है कि जो वाइट फ्लाई है उसका जो ETL है वो जो है तकरीबन 5 पर लीफ होता है।
तो इसको यही देखना, जब ETL पे आ जाए तो इसको स्प्रे करना है आपने। ये नहीं देखना कि आप वाइट फ्लाई के 8 से 10 अडल्ट 5 से चले, आप 5 लगा लें, 5 से हमें हम जो पोजीशन देख रहे होते हैं ना, हमें लग रहा होता है कि आज ये आज हमने ETL पे देखी है तो कल इसकी मिकदार जो है ना वो बढ़ जाती है। तो इसको देखने के लिए, और या फिर वो जो निम्फ का देखना है आपने, तो 20 निम्स पर लीफ सुबह अर्ली मॉर्निंग में देखने हैं। और इसको आप यानी कि सुबह शाम के हिसाब से देखें, और स्प्रे का शेड्यूल फौरी बनाएं। जब आप इस स्टेज पे पहुंचे ना, 5 से 8 के दरमियान तकरीबन पहुंच जाए अडल्ट और 20 नींव पर लीफ हों, तो आप उसको फौरन स्प्रे के लिए रेडी रहें। और सुबह शाम की ये यानी इसका जो प्रोसीजर यही है कि सुबह शाम विजिट करें, और ये है कि थॉरोली फील्ड को जो चारों किनारे हैं इसके फील्ड के, उसके उसमें विजिट करें अच्छी तरह। जबरदस्त। चलो सर यहीं पे रोकते हैं, चलें अब चलते हैं ज़रा बलूचिस्तान में जाते हैं, जो कि वहाँ पर अभी कॉटन काफ़ी माशाल्लाह वहाँ तो बहुत बड़े एरिया पे ग्रो होना शुरू हो गई है। तो वहाँ पे हमारे साथ सुल्तान साहब ने ज्वाइन किया था, ज़रा उनसे पूछते हैं। सुल्तान साहब, आपकी वहाँ पर बलूचिस्तान में इस वक्त कपास की फसल किस तरह से है, और आप क्या देख रहे हैं कि उनको क्या मसाइल हैं जो जिम्मेदार इस वक्त जिनका सामना कर रहे हैं? सुल्तान साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। सुल्तान साहब जी, सुल्तान भाई साहब जी 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 जी, अब आपकी आवाज़ आएगी जी, प्लीज़ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। आप अब आपने क्या कौन सा क्वेश्चन किया था सर? हमने आज ये पूछा रिपीट कि करें बलूचिस्तान में काइंडली। जो है, जो कि आज आपका प्रोग्राम जो है ना इसकी बड़ी दूर तक जो है गूंज जाती है, ये प्रोग्राम फेसबुक से भी देखा जाए, लाइव प्रोग्राम होता है। तो आप हमें ये बताइए, बलूचिस्तान में कॉटन माशाल्लाह काफ़ी बड़े रकबे पर भी ग्रो हो रही है, कितने रकबे पर है, और इस वक्त फसल किस हालत में से है? अभी मतलब फूल आ गए हैं, डोडी आ गई है, तो और जो जिम्मेदारों को मसाइल हैं उसके बारे में आप थोड़ी सी जरिए आगाही दें, जो कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपना तारफ भी करा दें ज़रा प्लीज़। जी जी सर, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह काफी एरिया पे काश्त हुई है हमारी कॉटन ना। तकरीबन 11,000 एकड़ इंक्रीज हुआ है इस साल पिछले साल के निस्बत से। तो इस दफा वाइट फ्लाई का बड़ा अटैक है हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान में। तो मतलब जितने भी हमारे फार्मर हैं जहाँ से भी कॉल आते हैं, कोई पिक्चर शेयर करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे मतलब लीव्स ब्लैक हो रहे हैं। थ्रिप्स का भी अटैक है, और कुछ एरिया में हमारे पिंक बोलवर्म का भी अटैक है। तो इससे हम कुछ पेस्टिसाइड रिकमेंड कर रहे हैं ताकि ये जो इशू है कंट्रोल हो जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जहाँ पे ड्राई एरियाज है, जैसे लाइकली डिस्ट्रिक्ट खुजदार हो गया, सिब्बी, खारान, यहाँ पे वाइट फ्लाई का कंट्रोल बहुत कम है। जैसे पिंक बोलवर्म है वो भी मतलब बहुत कम है। जो पिंक बोलवर्म और हमारा जो ये वाइट फ्लाई का अटैक है इस तरफ है हमारे लसबेला डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, क्योंकि डे एंड नाइट टेम्परेचर तकरीबन थोड़ा ज्यादा होता है। डे को ज्यादा होता है तो नाइट को भी 28-30 होता है टेम्परेचर। और बॉल फॉर्मेशन अभी है तो शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है कुछ वैरायटी में टेम्परेचर की वजह से। बहुत अच्छा। जहांजेब साहब से पूछते हैं कि ये जो अभी अपना सुल्तान साहब बता रहे हैं, जो बलूचिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है कि गर्मी की वजह से शेडिंग हो रही है, तो जहांजेब साहब आपने पिछले बार में एक टिप बताया था, जरा फिर थोड़ा सा हमें बता दें कि क्या ऐसे तरीके हैं, हम क्या क्या ऐसे इकदाम करें ताकि हमारी जो है फूल गिरने वाली जो सलाहियत है वो, या वो जो नुकसान है, कम हो जाए। हम कोशिश करते हैं इस सेशन में जितना भी हो हम उर्दू बोलें, अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी ना, मैं खुद भी इंग्लिश की अंग्रेजी के जो है वो इस्लाहात ना इस्तेमाल करें ताकि जिम्मेदार उसको समझ सकें। तो वो जो आप ETL की बात भी कर रहे थे उसको भी जरा उर्दू में समझा दीजिएगा जहांजेब साहब। सर हाँ जी, वो जी नुकसान की माशी हद जो है ना, वो मेरे से जरा 20 मैंने निफ्स बता दिए, 5 से 10 की हद होती है। मेरे मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो 5 से 10 जो है ना, आपने देख के नुकसान की माशी हद है, यानी कि इससे आगे जब जाएंगे तो फसल को ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। और फिर ये जब रेंज से बाहर हो जाती है फिर ये कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, ये उनके शेडिंग का
इन्होंने कहा है कि शेडिंग का इशू आ रहा है। तो इसके लिए ये है कि एक तो आप न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होती है जो कि आपने करनी होती है। पानी तो हम लगा रहे होते हैं, लेकिन ना पानी कई दफा हम भर के बहुत ज्यादा लगाते हैं गर्मी को देखते हुए। एक तो हम पानी मुनासिब लगाएं, और साथ हम इसके साथ जो है, अगर तो क्रॉप की जो हाइट है वो तकरीबन 3 फुट के करीब चली गई है, तो हम इसके लिए जो है बोरान अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 5% बोरान होता है, 5% बोरान होता है। ये किसी भी कंपनी का मिल जाता है लिक्विड में। तो वो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दूसरा जो है कि आप इसमें बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, जो हम ईज़ा बयान की सूरत में, और इसमें स्वाद एग्रो का एक मल्टी है, हेडलैंड मल्टी होता है। उसमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिंक होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है। तो अगर हम वो कर दें तो इस सूरत हाल से को हम कम कर सकते हैं। शेडिंग को ऑलमोस्ट नील नहीं कर सकते। तो अभी तकरीबन जुलाई का महीना काफी सख्त है, इसमें शेडिंग भी होगी, वाइट फ्लाई का प्रेशर भी होगा, लेकिन इसमें हमने घबराना नहीं है। इसको मैनेज करना है, इरिगेशन को मैनेज करना है, फर्टिलाइजर को मैनेज करना है। अब पोटाश बहुत महंगी है, लेकिन अगर हम पोटाश जो है इनकी नया पोटाश की सूरत में आती है आजकल, अगर हम 3 लीटर पर एकड़ के हिसाब से या 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से फ्लड करें तो जो है पौधे के अंदर मुदाफियती निज़ाम बेहतर होगा और शेडिंग भी कम होगी। तो ये मैंने 3 चीजें बताई हैं, एक तो पोटाश, एक बोरान। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। बोरान सस्ती पड़ती है, ये फ्रूटिंग ज्यादा लाने के लिए होती है, और ये अगर 3 फुट की क्रॉप है तो वहां अप्लाई की जा सकती है। बायो स्टिमुलेंट्स मैंने बताया, इज़ा बयान बताया, सी मैक्स बताया, बैस फोलियर है, कोई भी अच्छी कंपनी का एनपीके है, ये आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव इरिगेशन जो है वो गर्मी के हवाले से लोग करना शुरू कर देते हैं। तो पानी का वक्फा जो है वो वीकली रखें। अगर आपको फील भी हो रहा है कि 3 दिन बाद फसल पानी डॉक्टर साहब, आपकी शायद आवाज़ मेरे ख्याल में 1 मिनट के लिए थोड़ी सी हेल्ड अप हो गई है। ये एक हमें क्वेश्चन फेसबुक से आया है कि सफेद मक्खी और थ्रिप्स के लिए कोई अच्छी सी दवाई बता दें। 17 अप्रैल को काश्त की है, पहला स्प्रे करना है, CS 200 है, 200 है, कद नहीं कर रही, तो इसके बारे में कोई कोई सोल्यूशन बताएं। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ शायद रुक गई है। आप सुल्तान साहब, आप सुन पा रहे हैं? आप बताना चाहें कुछ? ये 17 अप्रैल को एक जिंदार भाई ने काश्त किया है, तो वो कह रहा है कि उसकी जो है अभी उसकी क्या कहते हैं, कद नहीं बढ़ रहा जी, रुक गई है, तो उसके बारे में क्या किया जाए। और ये CS है, वैरायटी का नाम भी उन्होंने बताया है, CS। जैसे के लिए जी जी जी, हाँ जी, मक्खी और त्रिप्स के लिए सीकेसी कोई वैरायटी सीकेसी CS है, CS वैरायटी बता रहे हैं, CS 200। अच्छा अच्छा, ट्रिप्स के लिए सर इसमें डाइमेथरिन और अमीडा क्लोप्रेट हो ना, इन दोनों को अप्लाई किया जाए तो इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई करवाया है, यहाँ पे हमने। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब, आप कुछ बताना चाहें? उनका चूंकि कद भी नहीं बढ़ रहा फसल का, तो ये CS 200 है उनकी वैरायटी का नाम। जहांगीर साहब। जी जहांगीर साहब, या अमर रजा साहब ने ये क्वेश्चन पूछा है। आप जहांगीर साहब, आप म्यूट हैं इस वक्त। जी जी जहांगीर साहब म्यूट है। जी जी, जिम्मेदार ने पूछा है कि उसके पास वैरायटी है CS 200, तो उनको जो है उनकी फसल जो है कद नहीं कर रही। जी जी, इस तरह है कि ये इन्होंने खुराक में डाली होगी, लेकिन ये इस तरह करें
कि इस स्टेज पे इसको 1 बैग नाइट्रोफास डालें और आधा बैग यूरिया साथ में ला दें, और 1 हफ्ते के वक्फे के साथ इसको 3 लीटर पोटाश फ्लड करें, जो नया सवेरा वालों की नया पोटाश के नाम से आती है, वो अफोर्ड की जा सकती है। बाकी एसओपी आज इंटरनेट का काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल में। जी, जी। तो आपकी बात हमने सुन ली, नाइट्रोफास की आपने बात की है कि एक तो वो नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, दूसरा जो है वो यूरिया, और तीसरा आप कहते हैं कि आप पोटाश जो है और वो ये फ्लड वैसे करें। जी, जी। इसमें ये वैरायटी जो है ना, इसमें फ्रूटिंग काफी ज्यादा आती है सुना है, तो इसको फिर आपको न्यूट्रिशन ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर ये ग्रोथ करेगी। अगर वो स्ट्रेस में चलेगी एक दफा, फिर उसको चलाना मुश्किल होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, कोई और यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए? ये बैठक जो के क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, कोई भी क्वेश्चन। ये कहते हैं जी क्वेश्चन नीचे आया है, साद साहब ने पूछा। साद आप जरा अपना माइक ऑन करके पूछें भाई, पिंक बॉल वर्म के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। जी, जी साद, अपना माइक ऑन करें जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए? सर मैं रहीमिया खान कफ्यूर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। जी, जी पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन, पिंक बॉलवर्म ना एक मतलब गुलाबी सुंडी मेजर पेस्ट है उसका, कॉटन का। तो ये वो बॉल के अंदर वाली साइड पे अटैक करता है, तो हम इसके अटैक भी काफी सीवियर पेस्ट है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके कोई रिकमेंडेशंस? ओके, जबरदस्त। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि है कितना और कब स्प्रे करनी है। जी जहांजेब साहब सर। जी, ये ना आजकल जो जुलाई अगस्त का महीना है, इसमें जब ये टेम्परेचर 40 से कम हो जाता है, तो इसकी एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जिसको गुड्डी कहते हैं, फुल गुड्डी, उसके बैक साइड पे उसने एग लेइंग करनी होती है। अगर वो 35 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर हो गया है, तो उसकी एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका ये होता है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंसेक्ट आएगा तो आपने उसको कंट्रोल करना है, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ये है कि इब्तदाई तौर पे आजकल अगर आप बंद फूल नजर आना शुरू हो जाएं, बंद फूल का मतलब उसके अंदर सुंडी बैठी है, एक तो वो बंद फूल रिमूव करें, और उसके लिए फिर लेमडा साइहेलोथ्रीन है, WDG फार्मूलेशन में आता है, और लिक्विड में भी आता है। WDG फार्मूलेशन 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करें, और जो लेमडा साइहेलोथ्रीन लिक्विड में आता है वो 330 ml के हिसाब से प्रिवेंटिव स्प्रे यूज करें। अगर आपको इसके इसके बाद फिर आपने ये नेक्स्ट वीक जो स्प्रे करना है, वो आपने बाइफेंथ्रीन 250 से 300 ml यूज करना है। उसके बाद आपने इसको मॉनिटर करते रहना है। फिर जब इसका साइकिल ब्रेक हो जाता है, फिर ये कंट्रोल हो जाता है। और जब टेम्परेचर 40 से अबव चला जाता है, तो फिर एग लेइंग जो है ना, वो नहीं होती। लेकिन अगर आपने पहले कंट्रोल किया हो, तो ये 2 से 3 स्प्रे में कंट्रोल हो जाता है। बहुत तो शुक्रिया। अगर क्रॉस जी, जी, जी ये तो उसके अलावा इसकी बाद की भी मैनेजमेंट है। इसके बाद फिर आपने मॉनिटर करते रहना, और फिर आपने ट्राईएज़ोफास जो है वो 800 से 1000 यानी 800 से 1000 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, जब क्रॉप बड़ी हो जाएगी। तो ये प्रिवेंटिव स्प्रे होना है। उसके बाद अगर आप क्यूरेटिव करने के लिए कोशिश करेंगे कि बाद में हम करेंगे, तो फिर ये किसी स्प्रे से, टिंडे के अंदर कोई दुनिया में स्प्रे नहीं है इसको मारे अंदर से। और एक और इसका हल है, इसके लिए आप पीबी रोप्स भी लगा सकते हैं। उसकी स्टेज होती है तकरीबन 40 से 45 डे की क्रॉप पे लग जाते हैं, और वो 100 से 120 लगते हैं। और वो हर 20 फुट के बाद, यानी 220 फुट, यानी हर 20 फुट के 10 रोज के बाद लगानी होती है। तो वो तकरीबन 100 से 120 एक एकड़ में लगते हैं। वो कैंजो एजी के पास अवेलेबल है। वो तकरीबन 50 से 60 डेज तक क्रॉप को बगैर स्प्रे के भी सेव करता है। यानी 2 कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है, एक ये पीबी रोप्स के जरिए भी हम कर सकते हैं। अगर तो आपके पास पीबी रोप्स अवेलेबल है किसी तरह, तो वो बहुत सेफ है, और उससे आपको नंबर ऑफ स्प्रे आपके बहुत कम हो जाते हैं, और क्रॉप भी सेव रहती है। अच्छा, ये पीवी रोप कितने का आता है? ये थोड़ी सी इसकी कीमत कितनी होगी एक एकड़ पे? जिम्मेदार थोड़ी सी। जी, ये तकरीबन इसकी जो कॉस्ट है, तकरीबन 3500 से 4000 पर एकड़ की कॉस्ट है। और ये आपको जो अगर आपने एक स्प्रे करना है, 3 या 4 स्प्रे करने हैं, ये उसकी कॉस्ट से कम ही है। तो अगर आप उसको पेबी रोप्स लगा देंगे, तो आपकी क्रॉप को, आपको सिर्फ व्हाइट फ्लाई और जेसन को सेव करना होगा क्रॉप को।
और फिर एंड पे जाके अगर आप वो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है उसका डाटा लें, अगर दोबारा लगाना चाहते हैं तो दोबारा लगा दें, अदरवाइज फिर स्प्रे कर लें। जबरदस्त जी। एक जी आसम साहब हमारे साथ एक और मौजूद हैं पार्टिसिपेंट। आसम साहब क्वेश्चन पूछना चाहते। आसम आप क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैं कंप्यूटर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि ये सब्ज तेला है हमारे एरिया में ना, तो उसका अटैक कम है अभी ना, उसका लेवल नहीं बन रहा, तो उसकी स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जहां साहब देखिए जी, इसकी जो लेवल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है वो वन वन पर लीफ, वन अडल्ट या वन लीफ पर लीफ होता है। तो अगर आप इसको 4 से 5 6 पे ले जाएंगे, अगर तो 1 पे है तो आप स्प्रे कर दें। नाइट्रल पायरम है सर, मोस्ट सेफ प्रोडक्ट है। डायनेटोफ्यूरान है 100 ml पर एकड़ के हिसाब से। नाइट्रल पायरम की तकरीबन मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन में मिलती हैं, तो वो नाइट्रल पायरम कर लें या डायनेटोफ्यूरान कर लें। आवाज आ रही है? जी जी, आप आपकी आवाज आई है। जी जी आसम, आपको ये क्लियर हो गया? नो सर, नेटवर्क इशू। अच्छा अच्छा। फिर जहां फिर दोबारा सर बताइए एक दफा, फिर अपनी रिपीट कर दें जरा। मैंने कहा कि इसकी जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, यानी नुकसान की माशी हद जो है, एक पत्ते पे एक हो ना, जैसे अडल्ट या छोटा तेला, तो उसका स्प्रे समझ लें वाजिब हो जाता है, आपको करना पड़ता है। तो आपको अगर एक आधा मिल रहा है, आप विजिट करें मुख्तलिफ खेत को चारों तरफ से देखें। अगर तो वो नजर आ रहा है तो इब्तदाई तौर पे नाइट्रल पायरम या डायनेटोफ्यूरान जो है ना उसका स्प्रे करें। अगर ज्यादा 3 से 4 नजर आ रहे हैं तो फिर फ्लूनिका मेड 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। तो ये फौरी इसका कर लेना चाहिए। अगर आप इसका फौरी कर लें तो फिर पॉपुलेशन डेवलप नहीं होती। जी जी, जो कुलीग बात जो भी बात बोल रही है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, वरना मैं खुद ऑफ कर दूंगा यहाँ से। तो जी गाली। अच्छा जी, वो ईशान भाई आपका साथ माइक ऑन है, चले मैं अभी उनको ऑफ कर दिया। म्यूट ऑफ। अच्छा जी, और क्वेश्चन जी? जी और भी कुछ आप हमारे क्वेश्चन पूछना चाहें? ये जो कि सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का है, तो फिर हम जरा। अच्छा, अभी हमने बारिश की बात नहीं की थी। बारिश का जो मामला है, बारिश के मामले को हम किस तरह से देखें? बारिश जो आ जाती है तो कई अहबाब ने पिछले दिनों फोटो हमें भेजे हैं कि जी उनकी फसल जो है वो सूखना शुरू हो जाती है या मुरझाना शुरू हो जाती है। तो ये बारिश के मामले को किस तरह से नजर रखें उसके ऊपर? सलार हाँ साहब, जी, आपको ये अभी है 1 कि मिनट बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको 1 मिनट होल्ड कीजिए बस, जरा ये पहले इनसे पूछ लेते हैं। जी सर। देखिए जी, बारिशें जो है ये तो ज़ाहिर है एक अच्छी हो जाए, रहमत की हो जाए तो पहले हम मांग रहे थे। अब बारिशों से नुकसान हो रहा था, हम डर रहे हैं। तो ये है कि इसकी मैनेजमेंट यही है कि पहले आप खेत में एक तो पानी 24 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे है कि पानी की अगर जिस बंदे के पास ड्रेनेज की फैसिलिटी है, वो अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेन आउट कर दे तो बहुत अच्छा है। तो बाज़ औक़ात आप ज्यादा बारिश की वजह से ड्रेन ना होने की वजह से ज्यादा देर पानी खड़े रहने की वजह से भी विल्टिंग हो जाती है। दूसरा ये है कि बारिशों में अगर आपको पता है कि 80% तक प्रिडिक्शन है, तो फिर आप उसको इरिगेट ना करें पहले। और जो है ना, कोई ड्रेनेज का अगर सिस्टम है तो नक्के शक्के जो है ना अपने सारा जो है टोके शोके खोल के रखें, ताकि जो है ज़्यादा हैवी रेन है तो वो फौरन उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि बारिश का नहीं पता कि 4 घंटे पड़ती है 5 घंटे, फिर आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर फंगल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट्स वगैरह आ सकती हैं। ये जब अंधेरी आती है और पत्ते फटते हैं तो उनके अंदर से बैक्टीरियल डिजीजेज यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंटर होती है। और वो आपको 17 पौधे अगर आपके खेत में हो तो आपके पूरे, अगर आपके पास 50 एकड़ भी है ना, तो वो 17 पौधे अगर कंसिस्टेंट रेन होती रहे तो वो आपके पूरे खेत को एपिडेमिक की फॉर्म में
यानी कि तबाही की तरफ लेके जा सकती है। तो इसके लिए ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ना हम करते हैं, तो वो तकरीबन उसकी डोज 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बारिश के फौरन बाद आप कर सकते हैं। और बाकी जो विल्टिंग है, ये ज़्यादा पानी खड़े होने की वजह से भी आ सकती है, कोई ना कोई दूसरी मसलन वाइट फ्लाई की वजह से भी बाज़ औक़ात फंगस आई होती है, तो वो भी पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि शायद वो कोई बारिश की वजह से हो रहा है। तो पहले वाइट फ्लाई का डैमेज होता है, फिर पानी खड़ा हो जाता है, तो वो दोहरा तेरा उसको दबाव आता है, तो वो पौधे सूख जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा समय आ रहा है कि आपकी बीमारी फैल रही है, तो फिर आप अपने सैंपल जो हैं वो कलेक्ट करें, और उसके लिए हमारा फैसलाबाद में प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन है, वो इवैल्यूएट करता है उस पौधे को कि आया कि इसमें वाक़ई पैथोजन है, यानी बीमारी मौजूद है। तो वो फिर बीमारी अगर मौजूद है, तो फिर वो इस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। हम किसी भी बीमारी को डिक्लेयर करने के लिए उसकी सिम्टम यानी उसकी अलामात पे जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये बैक्टीरियल लीफ जो बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की जो बीमारी है, जरासीमी जुलसाओ जो है, वो क्या होता है कि उसमें पत्ते जो हैं, उस पे धब्बे बन जाते हैं, और पत्ते आहिस्ता-आहिस्ता नीचे से सूखना शुरू होते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं, और फिर टिंडों की तरफ ऊपर भी धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये सजेस्ट करता हूँ मैं, और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे ये प्रॉब्लम आती रही है, और हम इसको काफ़ी हद तक फेस करते रहे और ठीक हो जाती रही है। और इन बारिशों के बाद फिर ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, इसलिए हार नहीं माननी चाहिए कि भी पौधे जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, और बिला वजह भी एक्सेसिव नाइट्रोजन भी अप्लाई नहीं करनी जब इस तरह की बीमारी आ जाए। तो फास्फोरस यूज़ करनी चाहिए, नाइट्रोफास वगैरह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांगीर साहब। अभी हाथ खड़ा किया हुआ है यहाँ पर, पहले मियाँ सलार साहब हैं, ये हमारे जिम्मेदार हैं, अक्सर माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। जी सलार साहब, पूछिए क्वेश्चन अपना। अच्छा जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलिए। मैंने तो आपका कपास का सर पूरा सेशन वगैरह देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यानी कि वो हो रहा है आपका सेशन। सर अब मैंने कपास काश कर लिए सर मार्च में, लेकिन अब मेरे जो है ना सर, जो पौधे हैं ना सर, वो ब्लैकनिंग हो रहे हैं, यानी कि काले हो रहे हैं। पहले पौधे मेरे पीले थे, पत्ते उसके पीले हो रहे थे, फिर मैंने यूरिया वगैरह यानी कि उसमें फ्लड की, फिर उसके अंदर फिर मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह फ्लड की। अब वो तो अब पीले होने की बजाय अब तो ठीक हुए, फिर दोबारा अब काले। जब बारिश हुई है तो पत्ते जो है ना मेरे काले हो रहे हैं। तो इस सूरत हवाले से यानी कि करना है, यानी कि अब क्या किया जाए। अब मैंने पहला अभी उसका चुनाई शुरू की है, 3 मन बीघा उतरी यानी कि उसकी चुनाई आई है मेरे पास। तो अब यानी कि आगे और क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया सलार साहब। जी जहांगीर साहब। अच्छा, ये बताएं आप कि जहांगीर साहब म्यूट हो गए, सॉरी, आपका हाथ लगा, ये क्या हुआ? आप अनम्यूट कर लें जहांगीर साहब। क्या पोजीशन है? जी जी, आप दोबारा पूछे, पहले आपका आप म्यूट थे, बीच में आपकी आवाज नहीं आई थी। जी पूछिए दोबारा। हाँ जी, व्हाइट फ्लाई की मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाइट फ्लाई की क्या पोजीशन है, कहीं व्हाइट फ्लाई के अंडे बच्चों के ने तो नहीं सर काली हम की हुई बारिश? जी व्हाइट फ्लाई के बारे में पूछ रहे हैं सलार साहब। सर ये है जी, व्हाइट फ्लाई की सर पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है सर, और हम स्प्रे भी कर रहे हैं बैप्रोफिजन का, उलाला का, थायोसाक्लम ऑक्सलेट का, और उसका पेरिप्रॉक्सीफिन का। ये सर हमारे पूरे राजमपुर का बेल्ट है ना सर, जो भी जिसने भी मार्च की काश की है उसके अब पौधे जो है ना वो जलना शुरू हो चुके हैं। हमारे पूरे राजमपुर एरिया की जो अप्रैल में काश हुई है, जो अभी छोटी है वो ठीक है, उसके ऊपर जो है ना थ्रिप्स का और सबस टिले का बहुत शदीद अटैक है हमारे इलाके में, राजनपुर में। हाँ जी, ये जो ना व्हाइट फ्लाई की वजह से ही काले हो रहे हैं, तो आप इस तरह है कि व्हाइट फ्लाई के लिए आप ना मोवेंटो यूज़ करें। मोवेंटो 120 उसकी एक पैक 2 एकड़ का होता है, वो यूज़ करें, और साथ व्हाइट फ्लाई खत्म करनी है, फिर ये बाकी काम होगा। अगर आप ये कहें कि अगर वो काली हो गई है तो वो सफ़ेद होएगी या हरी हो जाएगी, वो नहीं होगी, बारिश वगैरह होगी या उसको आप अच्छी तरह
अगर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, 1-2 एकड़ है, तो अच्छी तरह अगर आप प्रेशर वाली जो आपके पास स्प्रे होते हैं पहले उसको धोएं, फिर उसके बाद उसको स्प्रे कर दें, ये किया जा सकता है। बाकी जो ब्लैक हो गई है उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये स्प्रे करने के बाद आप सल्फर 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, तो ये उम्मीद है कि ये अच्छा इसका आउटपुट आएगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी सलार साहब, आप मुतमिन हैं सवाल के जवाब से या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? आपने असल में ये जो पहले शुरू में शो किए सर पहले मैं तो ये चाहता हूँ जी जी प्लीज। जी, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अब तो इसके ऊपर मैंने सल्फर वगैरह भी स्प्रे कर दिया सर, क्यूमुलस का सल्फर द डीएफ फार्मूलेशन में। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टिंडे वगैरह बच चुके हैं सर, अब उसको तो खिला के अब मैं इसको टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब ये बहुत महंगी होती जा रही है कपास। इसके ऊपर स्प्रे बहुत महंगी, मैं 7 स्प्रे कर चुका हूँ इसके ऊपर। तो इसके लिए अगर आपने इसको टर्मिनेट करना है ना, इसकी इरिगेशन बंद करें और उसके बाद इसके ऊपर ना आप, अगर आपको यहाँ कहीं से मैपीक्वाड क्लोराइड मिल जाता है, केमिकल होता है, तो उसकी आप थोड़ी सी भारी हैवी डोज करके आप उसको रोक दें यहाँ पे। और कैंजो एजी का एक डिफोलिएंट मिलता है, वो अभी उन्होंने शायद रजिस्टर कराया है कि नहीं। उस डिफोलिएंट का मतलब होता है वो पत्ते झाड़ देता है, तो वो पत्ते झाड़ के, तो उससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे टिंडे जो है ना वो खिल जाते हैं और ज़ाया भी नहीं होते। और आपको कुछ लोगों ने मशवरा देना है कि आप इस पे ग्रामेक्सोन का स्प्रे कर दें, तो ग्रामेक्सोन का स्प्रे बिल्कुल ना कीजिएगा, उससे आपके टिंडे गल जाएंगे और वो ओपनिंग नहीं होगी, बहुत बैड ओपनिंग होगी। तो आप मैपीक्वाड मिल जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज आप 3 दिन पहले बोरान का जो स्प्रे है वो 2 दफ़ा कर दें उसके ऊपर और साथ पानी रोक दें उसका, तो ये टर्मिनेशन की तरफ चली जाएगी। यानी बोरान अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो वो उसका दोनों ही इफेक्ट है, अगर मुनासिब करेंगे तो फ्रूटिंग लाती है, अगर बहुत ज़्यादा कर दें तो वो फ्रूटिंग को डिमिनिश कर देती है। तो आपने ज़रा उसको टर्मिनेट करना है, तो आप बोरान को यूज़ कर लें, और या फिर मैपीक्वाड क्लोराइड बिल्कुल रोक देगी, पानी भी रोक दें, वो इंशाल्लाह पकने शुरू हो जाएंगे। या आजम फिर साहब। पोलो का एक हाँ स्प्रे, जी। पोलो का 200 200 ml डाल के स्प्रे करें, पानी ना लगाएं, खुश्की में स्प्रे कर दें पोलो का, आपकी क्रॉप टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगी स्प्रे से ही। ये जो है ना मुख्तलिफ ये इसके बारे में मतलब ये थोड़ा सा ये बताइए कि क्या वो मैं फिर मतलब जिम्मेदारों को मार्च में कपास की काश्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मौजूद वक्त क्या होता है? पहले तो हम कहते थे कि आप 6 महीने से पहले काश्त ना किया करें, तो बीच में जो हमारी देखें रिकमेंडेशन बंद हो गई थी, तो इसकी वजह क्या थी? देखें जी, ये अब यही देखें, इनके 7 स्प्रे 8 स्प्रे एक बंदे ने कर लिए हैं, तो अर्ली कास्ट जो है ना वो कभी भी फिजिबल नहीं है। इसमें आपकी एक तो अगर जो बाद में आपने कपास लगानी है उसके लिए आपका जो इंसेक्ट पेस्ट कम्प्लेक्स बन जाता है, और फिर आप बाद में आहिस्ता आहिस्ता गंदम के बाद जो कपास लगाते हैं वो शुरू से ही कीड़ों की ज़द में आ जाती है और फिर वो काबू में नहीं आती, और साथ बारिशें हो रही होती हैं, आपकी वीड्स भी चढ़ जाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप ने अगर काश्त करनी है, आपको बहुत जल्दी है काश्त करने की, तो आप अप्रैल से पहले काश्त ना करें। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मैक्सिमम प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, 40 से 45 मन तक। 15 अप्रैल से 30 मई तक आप 35 मन तक ले सकते हैं, और 1 मई से 15 मई तक आप 25 से 30 मन तक पैदावार ले सकते हैं। और अगर आप अर्ली लगाते हैं और आप टर्मिनेट कर रहे हैं, जहर आपने कोई और क्रॉप का प्लान किया है, आपकी 20 मन 30 मन आ जाती है और आपने कॉस्ट भी उधर, खादें भी डाली हुई हैं, उसकी ग्रोथ पे भी वर्कआउट किया है, तो ऊपर खादें महंगी भी बहुत है, तो आपको रिसोर्सेज भी काफ़ी सारे लग रहे हैं और आपकी आउटपुट भी जो है ना वो इतनी नहीं आ रही। तो फिर आप बेहतर है कि आप सीजनल सोइंग में जाएं, जो कि नॉर्मल कॉटन का सोइंग टाइम है, इंस्टेड के आप बहुत अर्ली लगा लेते हैं, बहुत सारी डिजीजेस का सामना होता है। पौधों को बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इस दफ़ा 15 मार्च से लेके 15 जून तक टेम्परेचर कंसिस्टेंट बेसिस पे 40 या 40+ इवन 50 तक गया है, जो कि कॉटन की जो ड्यूरेशन है कॉटन का, यानी स्ट्रेस का, वो इतना लंबा था कि अल्टीमेटली पौधे स्ट्रेस में चले गए और बिल्डिंग शुरू हो गई, और हमने बहुत सारी डिजीजेस का भी नाम लगाया। एक्चुअली वो फिजियोलॉजिकली, यानी कि आप कह लें कि पौधे के अंदर ही वो इतनी
कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रही, उसके ऊपर हम स्प्रे भी कर रहे थे, उसको सारी चीज़ें कर रहे थे, तो अल्टीमेटली पौधे ने जवाब दे दिया। रोशनी के घंटे हमारे इतने ज़्यादा थे कि जो लाइट की शिद्दत है, रोशनी की शिद्दत है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्ली में हम 120 दिन एक तकरीबन जो फरवरी में कुछ लोगों ने लगाई, फरवरी के पहले हफ्ते में लगाई। वो पैदावार इस दफ़ा उन लोगों ने सोचा कि रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो हम पहले लगा लेते हैं। तो ये भी एक इस साल का यानी कि बैड पॉइंट रहा कि जिन्होंने अर्ली काश्त की 2 के पैदावार उन्होंने ली होगी 20 से 25 मन, लेकिन उसपे खर्चा भी बहुत आया, पानी भी ज़्यादा लगाना पड़ा, खादें भी ज़्यादा डालनी पड़ी और इंसेक्ट पेस्ट को भी ज़्यादा हैंडल करना पड़ा क्योंकि हाई टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों को फ़ेवर करता है। शेडिंग को भी फ़ेवर करता है, व्हाइट फ्लाई को भी फ़ेवर करता है। अब बारिशें भी नहीं हुई टाइम से, अब बारिशें जब हो रही हैं तो और ज़्यादा इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, रेडनिंग का भी मसला आ रहा है, फाइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट आ रहा है यानी कि पौधे के अंदर जो है सब्ज़ मादा जो है वो ही ख़त्म हो गया और वो पत्ते लाल होने शुरू हो गए। तो ये जो है ना बहुत सारे हमने खुद खराब की हैं चीज़ें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली किसान को बहुत ज़्यादा लॉस होता है और मुल्क को नुकसान होता है। तो कॉटन को किसी भी फसल को उसके सीज़न में लगाना जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ना कि हम अर्ली में लालच करके 2 फसलों के चक्कर में एक तो अपनी ज़मीन से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं और फिर हम अपने दूसरी फसल पे भी बोझ डाल रहे हैं, फिर हमें हम उसको टाइम भी नहीं देते कि हम ना अब एक फसल लगा ली उसने, अगर हम फरवरी में लगा रहे हैं, अगर हम इसे नवंबर तक चलाना है, तो वो नवंबर तक जाने के लिए उसको अगर फरवरी में लगाते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो 8 महीने हम फसल को हैंडल करते हैं और फिर हमें कुछ आउटपुट आता है और अगर हमारा कॉस्ट ही इतना बढ़ जाए, अगर हम 2 लाख रुपए खर्चा करके 2.5 लाख कमा रहे हैं और 9 साल 9 महीने 8 महीने मेहनत भी कर रहे हैं तो ये 50,000 रुपया हमारे कोई किसी भी बेनिफिट का नहीं। इंस्टेड अगर हम सीजनल सोइंग करें और हम टाइम से गंदम लगाएं, जो कि असल में कॉटन वीट का पैटर्न है, गंदम और कपास का पैटर्न है, उस हिसाब से चलें। और हम 1 आधा एकड़ अगर अर्ली लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, लेकिन उससे ये नुकसान होता है कि इंसेक्ट पेस्ट कॉम्प्लेक्स बहुत बनता है। तो यानी इंसेक्ट पेस्ट का ये मतलब कि बहुत डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी पता की बात की, क्योंकि पहले तो हम ये गवर्नमेंट पंजाब की रिकमेंडेशन सुनते थे वाकई कि जी आपने जो ना पहले 6 महीने से पहले नहीं लगानी, लेकिन इस साल जो है ऐसा रिकमेंडेशन इस तरह से नहीं आई टाइम की, लोगों ने पहले से वो करना शुरू कर दिया, हीट भी पहले शुरू में थी। तो देखे ना अभी सलार साहब यहाँ पे है नहीं, हम उनसे पूछते हैं उन्होंने कितना खर्चा कर दिया है, तो चूंकि फिर लोग कॉटन को इसलिए लगाना छोड़ दिया था उन्होंने पिछले सालों में कि इसका खर्चा बढ़ रहा था और उससे आमदन कम थी। और जिस चीज को साबित देवन से ये कह रही थे पहले दिन से कि ऐसी जिम्मेदारी करें जिससे आपकी बचत हो, आपकी मुनाफा बख्श फसलें हों। तो इस चीज को अभी ये सलार साहब ने खुद हमारे सामने बताया, तो ये दूसरे जिम्मेदारों के लिए भी ये एक किस्म का ये कह लें कि ये सबक है कि वो फसलों को हमें वो लगता तो है कि दिखाने के लिए शुरू में कि जी हमारी फसल बहुत उग गई है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक किस्म का वो जैसे आपने बताया ना वो जमघटा बनता है सारी बीमारियों को लाने के लिए। हमारे जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम करता हूँ इधर अवलात में, तो इधर हमारे जो लगे होते हैं ना एक्सपेरिमेंट अंदर, तो वहां जहाँ उन्हें इंसेक्ट पेस्ट को बचाना हो तो उसके नुक्कड़ में वो लगाते हैं कॉटन का पौधा कि सारे जो है ना इंसेक्ट एक तरफ चले जाएं कॉटन के पौधे पे। कॉटन पौधा जो है कपास का पौधा, ये सब कीड़ों का सबसे फेवरेट खुराक है, ठीक है जी। तो ये बहुत एक मतलब हम जो आज चुके हमारे साथ आए नहीं है शफकत फरूक साहब, तो वो जो इसको हम बात करते हैं ना आईपीएम की, तो आईपीएम जो वो सारी इन एक्टिविटीज का नाम है, सोइंग से लेके आपके वैरायटी चूज करने के नाले से आपका उसकी जो बाकी बाद में प्रैक्टिस सबका नाम है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं फिर दोबारा इसकी आप एक दोबारा इसके ऊपर रोशनी डालिए। जी जी जी, जी। ये इस तरह है कि हमने एक और भी इसमें जो फैक्टर है मैं कहना चाहूँगा कि इस साल हमने एक ट्रांसजेनिक कॉटन और 3 जीन कॉटन के हवाले से हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन कराया, लोगों ने वैरायटी भी कुछ अप्रूव हुई। लोग भी कहते हैं उसपे ग्लाइफोसेट का स्प्रे हो जाता है, हम भी काम कर रहे हैं और गुलाबी सुंडी नहीं आती, ये चीज़ें फ़ायदेमंद भी हैं और एक एक लिहाज से
नुकसान भी एक हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ग्लाइफोसेट, अगर हम 3 से 4 स्प्रे ग्लाइफोसेट करते हैं तो हम 8 लीटर पर एकड़ के हिसाब से सीजन में वीड्स को रिमूव करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपनी सॉइल्स को खराब कर रहे हैं। और जितनी अर्ली लगेगी लोगों ने वीड्स को मैनेज करना है, वीड्स मैनेज नहीं होती तो इंसेक्ट मैनेज नहीं होता। अच्छा, वो हम मैं आगे करते थे, कोई ट्रैक्टर की गोडी करता था, कोई हाथ से करता था। अब हम ग्लाइफोसेट की तरफ चले गए हैं और हमने उधर दूसरी तरफ हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा विल्टिंग का इशू आ रहा है। तो ये विल्टिंग का जो इशू आ रहा है ये भी मैं बताता हूँ कि हमने यहाँ ज़मीन पे इतनी ज़्यादा ग्लाइफोसेट की हुई है कि हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि क्या हमारा ये पौधा विल्ट कर रहा है वो कहीं बहुत ज़्यादा ग्लाइफोसेट करने की वजह से तो नहीं कर रहा। हमने इतना ज़्यादा, बेशक उसके अंदर जीन है, वो जीन लोहे का नहीं है कि वो अगर 100 दफ़ा करेंगे तो वो 100 दफ़ा वीड्स को मारेगा और पौधे को कुछ नहीं करेगा। तो दूसरा नंबर पे ये जो अर्ली सोइंग है, अब मैं कहूँगा अगर आपने एज अर्ली एज पॉसिबल लगानी है तो आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करें। हमने जब 1 अप्रैल से सोइंग अपनी स्टार्ट की, हमारा बहुत अच्छा ईयर गुजरता है। अगर हम मार्च में आ जाते हैं, 10 दिन हम 2 एकड़ भी लगा देते हैं, हमारा इंसेक्ट पेस्ट का खत्म नहीं, इंसेक्ट का प्रेशर ही खत्म नहीं होता और हमारी सीजनल हमेशा अच्छी रह जाती है। और जो हमने अर्ली लगाई होती है हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। फिर वो इंसेक्ट जो है वो तो अपनी एक्टिविटी करता ही रहता है। हम लोग, जैसे मैंने ईटीएल का कहा कि 5 से 10 करें, 5 से 10 हो तो हम स्प्रे कर दें। हम 40 से 50 पे चले जाते हैं और फिर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन करते हैं और अनडिजायरेबल कॉम्बिनेशन करने की वजह से फिर हमारी क्रॉप पे स्ट्रेस आता है, हमारे लीव्स ओल्ड होते हैं, उनके अंदर वो जो स्ट्रेस फैक्टर शामिल हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होती जो इतनी सेफ हो कि वो पौधे को कुछ ना करे। तो ये जो जितनी हम स्वयं, और फिर हम सीड ट्रीटमेंट का भी प्रोग्राम किया था हमने कि सीड ट्रीट करके लगाना चाहिए। हम लोग सीड ट्रीट भी नहीं करते, फिर उसके बाद हम कोई भी फिर हम जब स्प्रे करनी शुरू करते हैं तो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये यानी बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, यानी जोर दे रहा हूँ कि आप हमेशा अप्रैल की काश्त करें। ये जो कहते होते हैं हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हमने पिछली दफ़ा वेदर को असेस किया कि वेदर वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा वेदर था। और इस साल भी हमारा वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो फ्लक्चुएशन एनवायरनमेंट की जितनी भी फ्लक्चुएशन है, कॉटन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, इसको सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान में अगर कोई क्रॉप एनवायरनमेंट को फेस करती है तो वो कॉटन है। और वो पूरे वो टेम्परेचर का मोस्ट यानी कि साल के सबसे गर्म दिनों को भी फेस करती है और सबसे ज्यादा हबस वाले दिनों को भी फेस करती है, बारिशों को भी फेस करती है, इंसेक्ट को भी फेस करती है और आप जितने भी बीमारियों को भी फेस करती है। तो फिर आप उसका ड्यूरेशन कम करें, ना कि आप उसको अर्ली लगाएं और आप पहले इंसेक्ट कीड़ों को बढ़ा लेते हैं, फिर हम सीजनल भी लगा लेते हैं। इस दफ़ा कपास का रेट है, कपास का रेट देख के ज़रूर कॉटन लगाएं, लेकिन थोड़ी सी दानिशमंदी से लगाएं कि टाइम जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें आप फरवरी से आपकी ज़मीन खाली भी है, कई जगह आप बंदे छोड़ देते हैं, इस एकड़ में कॉटन लगानी है तो पहले लगा देते हैं। तो आप उस 2 महीने ज़मीन को रेस्ट भी दें ना। अगर आप ज़मीन को रेस्ट देंगे, कोई रूढ़ी वगैरह डालेंगे, फिर आप कॉटन काश्त करेंगे, फिर आपकी कॉटन बहुत अच्छी होगी और आपको मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस से भी महफूज रहेंगे। जब ज़मीन के अंदर नामियाती मादा होगा तो आपको कॉटन को ग्रोथ का भी मसला नहीं बनेगा, दबाव भी नहीं आएगा और खादें भी कम इस्तेमाल होंगी। जब आप खेत फसल के बाद फसल, फसल के बाद फसल लगाएंगे तो फिर आप दोनों फसलों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते और आप दरमियान में रह जाएंगे। 15 मन हो आएगी, 30 मन हो आएगी, तो फिर आप जो है ना वो कहेंगे जी हमारा खर्चा पूरा। जी जी। तो इसलिए बेहतर है अप्रैल की सोच। बस आई थिंक ये बहुत जरूरी है, ये मैसेज एक हमारे सबके लिए, जिम्मेदारों के लिए। अब आपकी बात कि हर चमकती की सोना नहीं होती है, तो स्पेशली जो जब जिस वक्त ये आप फैसला कर रहे होते हैं 2 महीने वाली, जो अगर आपने ब्रेक देनी है ना, अपनी जमीन को खाली छोड़ना है, तो इसमें बहुत अच्छी चीजें हो जाती है जमीन के अंदर, उसकी जमीन की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। अभी एक बल्कि रिसर्च पेपर आया है, वो जिस इंस्टीट्यूट में हम काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ज्यादा मतलब जो फसलों की जो पैदावार मुनाफा बख्श है, वो उस तरीके से कि हम जो है ना, जो
कुदरती तरीके इस्तेमाल करें साथ साथ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर या ये ग्लाइकोसेट जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है। तो ये एक मतलब जो है हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो कि हम जा रहे हैं उस वक्त उस तरफ जहाँ पर पानी भी महंगा, डीजल भी महंगा, सारी चीजें महंगाई है। तो हमने अपनी फसलों को किस तरीके से, और ये जमीन की जो है पैदावार, जमीन की जो सेहत है वो बहुत जरूरी है, उसके ऊपर बल्कि हम एक किसी स्पेशल जो है डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे कि जमीन की सेहत को कैसे इम्प्रूव करना है। तो अभी जी हमारे साथ माशाल्लाह और भी काफी सारे मेहमान शामिल हैं यहाँ पर। उसामा, आपने एक हाथ रेज किया था, सवाल पूछना चाह रहे थे उसामा रशीद जी, आप अनम्यूट करें उसामा। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, टेक्निकल क्वेश्चन जो भी पूछना चाहे वो हाथ खड़ा करे तो हम उसको मौका देंगे। जी 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 डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन कॉटन रेडनेस के हवाले से ही था कि हमारे इलाके में जो फरवरी काश्त के और मार्च काश्त के अलावा जो अप्रैल काश्त में भी है ना कॉटन्स, वो अगर ऊपर से नहीं ना तो नीचे से बारिशों के बाद रेड हो गई हैं। और बहुत सारी जगहों पे तो वो बहुत सारी तबाही है, मतलब कि पैचेस में है वो विल्ट हो जाती हैं और फिर वो ब्राउन हो जाती हैं सारी, जिस तरह वो भाई ने बताया था कि काली हो रही हैं। तो सर उसके बारे में आप कुछ रिकमेंडेशन अगर दे दें या कोई रिकवरी उसका मेथड बता दें कि अगर ऐसी सूरत हाल में क्रॉप चली जाती है तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। जी जी जी, इस तरह है कि कॉटन की जो क्रॉप है ना, एक तो आप पौधे को निकाल के देखें कि इसकी रूट अगर सेहतमंद है, नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई किसी किस्म का उसको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ऊपर लीफ रेडनिंग है। लीफ रेडनिंग ये है यानी कि पत्ते जो लाल हो रहे हैं। मैंने जो लिटरेचर में पढ़ा है वो ये कहता है कि पत्तों के अंदर वो जो सब्ज मादा पैदा होता है ना, वो हमने शायद खुद ही स्प्रे कर करके ना, ओवर डोजेस कर करके अपनी मर्जी के कॉम्बिनेशन में आके वो फलाने मुझे बताओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन तुमने किया, उसका क्या रिजल्ट है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मेथड की, इस मेथड की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। फिर हम 4-4 5-5 स्प्रे मिला के कर रहे होते हैं और हम सब की एफिकेसी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो पहले तो ये हमने जो किया है ना वो गलत है, ठीक है। अब इसकी रिकवरी है, आप सल्फर अप्लाई करें ऊपर 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और कोई भी बायोस्टिमुलेंट सी मैक्स वगैरह करें। आपको बीमार आदमी को जब बीमार होता है उसके तो पेट ही खराब हो तो उसको 7-8 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। तो कॉटन का प्लांट है, ये एक दरख्त है। इस दरख्त को अगर आप थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में जाएं तो ये दोबारा से जब आप इसको न्यूट्रिशन देंगे, नाइट्रोफास नीचे अप्लाई करें, आपकी कॉटन कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अभी कॉटन में बहुत टाइम बाकी है। कॉटन 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक बहुत क्रिटिकल टाइम आने वाला है। अब रेंज के बाद आपकी कॉटन जो है वो टेम्परेचर कम होगा तो कॉटन को फेवरेबल वेदर मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा सा उसको बायोस्टिमुलेंट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, एनपीके मिलता है साहिबान का, जाफर वालों का 2 kg की पैकिंग में आ रहा है एनपीके, बहुत अच्छा है, आप वो अप्लाई करें, वो क्रॉप रिकवरी की तरफ जाएगी। लेकिन आपको 10-15-20 दिन लग सकते हैं और अचानक आपको पता चलेगा हाँ भाई नई पोट आ गई है हमारी, तो ये पौधे रिकवर कर रहे हैं। रिकवरी है, कॉटन में रिकवरी के बहुत चांसेस है, कॉटन मरती नहीं कभी भी, आप खुद ना मारें इसे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर नहीद ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर नहीद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप तो जिम्मेदारों के साथ काम करती हैं। आप जरा बताइए कि कॉटन में अभी कोई जो मसले हैं, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कुछ आपकी जो ऑब्जर्वेशन है या आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहें। जी डॉक्टर नहीद। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी जी, तो ये हमारे जिम्मेदार सर, होते हैं मोस्टली इसमें, तो हम उर्दू में ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, तो पूछें जी। बहुत अच्छा है कि थैंक यू सर जी, बिल्कुल पार्टिसिपेशन हुई है, तो ऑलवेज हमारी खुशी होती है बहुत। और चूंकि है ही जो कपास की फसल जो है इसका खवातीन के साथ चोली दामन का साथ है, तो इस फसल को संभालने से लेके इसकी चुनाई और उसकी फिर आगे जो है इससे आगे पूरे फैशन तक इसका जो रोल है, तो आप जरा बताइए कि किस, चूंकि ये वो फसल है, मैं चूंकि इसके बारे में थोड़ा सा बताते जाऊं कि, लेकिन चले मैं इसके बारे में बाद में बात करूं, लेकिन पहले आज कीजिए डॉक्टर नहीद आपसे। जी 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 प्लीज। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। फॉर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, आई डोंट नो कि आपकी प्रीवियस क्या टॉक चल रही थी।
लेकिन खवातीन के हवाले से बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि बिल्कुल इस फसल का और खवातीन का जो है ना वो चोली दामन के साथ है। नॉर्मली हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी जो अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन कर रहे होते हैं वो यही होता है कि जो हमारी खवातीन है बेसिकली उनका ज्यादा रोल आता है पिकिंग में। तो कुछ लेबर जो डिवीजन होती है उसको भी देख रहे होते हैं, प्रॉपर जो पिकिंग स्टेज है कैसे पिक करना है, फिर उसको सेव कैसे करना है, ये डिफरेंट जो तरीके हैं वो हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं अपनी खवातीन को डिफरेंट अपने सेशंस में, ऑनलाइन भी, इवन फील्ड लेवल पे जाके कुछ हमारे फार्मर फील्ड स्कूल्स हैं जो इन सारे इलाकों में जो कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं इसमें मैक्सिमम चल रहे होते हैं। तो इसमें खवातीन को इसके अलावा जो पेस्टिसाइड के स्प्रेज वगैरह हुए होते हैं उनकी हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से भी हम गाइड कर रहे होते हैं कि जब स्प्रे हुआ हो तो आपने पिकिंग नहीं करनी या उसकी कितनी देर बाद करनी है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी विलेज लेवल पे खवातीन होती हैं क्योंकि वो लेबरर्स हैं, ठीक है, तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती और ना ही जो है कॉमनली हमारे अदारों में या जो बिग फार्मर्स हैं ग्रोवर्स हैं वो उनको कोई इस तरह की गाइडलाइंस दे रहे होते हैं। तो इस वक्त जो मेन चीज है वो यही है कि प्रॉपर टाइमिंग ऑफ पिकिंग एंड हाउ टू सेव इट ना। तो यही एक मैं कहना चाहूंगी अपने जो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एटलीस्ट आप जरूर ये अवेयर, हमारे पास पम्फलेट्स बने हुए हैं इंफॉर्मेशन के, इसमें नहीद बहनें इसके भी हैं। अलावा आप लोग नहीद, हम ये चूंकि बैठक है इसलिए हम बोल सकते हैं, इसमें बहनें भी हैं जो कि ये फेसबुक पे लाइव है, फिर हमारे इस एक जो पोस्ट है तकरीबन 20 से 30 हजार लोग देखते हैं, तो जो वो जबरदस्त। मैसेज आप दे सकें। और चूंकि जिस चीज की जो बड़ी अशद जरूरत है कि वो जो है ना अंधाधुंध स्प्रे नहीं करें, उसके बारे में आप जरूर बताइए। चूंकि वैसे आपको बताते चलें डॉक्टर नहीद जो है FAO में होती हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत शुक्रिया इनका ज्वाइन करने का। तो मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि चूंकि जिम्मेदार जब ये हम ये जो चीज़ बना रहे हैं इसकी बहुत दूर तक इसकी पहुंच है, मतलब हम खुद अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, हमारे टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं उसकी एक्सपोर्ट है वो 22 अरब डॉलर के करीब है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब इसका जो अब दुनिया जिस तरफ जा रही है वो कह रही है कि अब हमें बताएं कि आपकी जो फसल है उसके ऊपर कितना पानी लगा है, कितने केमिकल लगे हैं, उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है, दूसरे जबानों में मतलब कार्बन कितना इस पे जो है ना केमिकल। तो अब आने वाले वक्तों में इन चीज़ों की पूछगछ होगी, तो इसलिए हम इन चीज़ों को अभी से देखना शुरू करें कि हम किस तरह से जो है एक ऐसी पैदावारी तरीके अपनाएं जिनसे हमारी जो है बढ़ोतरी भी हो जाए, हमारी जो आमदन भी बढ़े और साथ में हमारा माहौल भी ठीक रहे। ठीक है जी, तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा जी। थैंक यू सर। बिल्कुल आपकी सही बात है कि दुनिया जो है ना वो बेस्ट कॉटन की तरफ जा रही है और इसकी मांग भी इकोनॉमिकली जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बिल्कुल अंधाधुंध पेस्टिसाइड कंपनीज के स्प्रेज की वजह से हमारे यहाँ जो पैदावार है वो उस तरह से नहीं हो सकी। और नॉर्मली हमने लोगों से जो अपने ग्रोवर्स हैं उनसे ये सुना कि कॉटन हमारी बड़ी लाडली क्रॉप थी, ठीक है, लेकिन पेस्टिसाइड के बहुत ज्यादा स्प्रे की वजह से अब हम इससे हट गए हैं कि पैदावार वैसी नहीं होती और अटैक जो है वो बहुत ज्यादा होता है, या फिर हम जितना हमारा अखराजात होते हैं उतना हम मुनाफा नहीं कमा सकते, ठीक है। तो ये जनरल इश्यूज हैं जो कि नॉर्मली हमें अपने लोगों से सुनने के लिए मिलते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि किसी भी स्प्रे करने से पहले हमें तदारुक जरूर देखना चाहिए कि किसी भी कोई भी इन्फेस्टेशन आई है वो कितने लेवल पे है और किस लेवल पे हमें कोई स्प्रे करना है और उस स्प्रे की भी कितनी क्वांटिटी जो है वो स्प्रे करनी है, ठीक है। ये मेन चीजें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टिल जो हमारा तरीकाकार है, हम IPM मेयर्स पे जाते हैं। हम नॉर्मली कोई भी स्प्रे करने के लिए फौरन नहीं कहते कि मैं सफेद मक्खी की एग्जांपल देती हूँ कि इसका अटैक ज्यादा आता है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप फौरन जो है अपने खेत को स्प्रे करें, हम ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जाते हैं। उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी किया है, अपने होस्ट फार्मर्स के साथ भी उनके डिफरेंट प्लॉट्स लगाए हैं जिसमें हमने कोड़तुंबा, नीम, अक और इस तरह के जो स्प्रेज हैं बनवा के तो स्प्रे करवाया, इवन ठंडे पानी का स्प्रे करवाया, येलो क्लॉथ लगवाए हैं, ठीक है। काफी आप में से जो लोग बैठे हैं वो अवेयर भी होंगे, जो येलो क्लॉथ हैं या स्टिकी कार्ड्स हैं, ठीक है। तो उनकी अवेयरनेस से ये सारी चीजें जो अवेयरनेस है, ठीक है, कि किस लेवल पे हमें कहाँ पे जाकर कितना जो है और कौन सा मेजर हमने अपनाना है किस स्टेज पे।
हम लास्ट लिमिट तक, जब तक इन्फेस्टेशन लेवल एक लीथल डोज से अबव नहीं चला जाता, तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई स्प्रे करें अपनी कॉटन क्रॉप पे। तो ये चीजें हैं कि जिनको हम टाइम टू टाइम और क्रॉप ग्रोइंग स्टेजेस के ऊपर, जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं कि उसको इरिगेशन की कब नीड है, कब किसी स्प्रे की नीड है, हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं या पेस्टिसाइड की तरफ जाएं, जब तक हम इसको प्रॉपरली जाने नहीं, उसको तदारुक ना करें, तो तब तक हमें जो है बगैर किसी से प्रॉपर जो उसका मेथड है, ठीक है, वो यूज किए बगैर स्प्रे नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग कर देते हैं कि वो सावी की ऐप को इस्तेमाल करें। सावी की ऐप आपको एक अंदाजा दे देगी कि आपकी फसल की हालत कैसी है। ठीक है जी, वो जो शुरू में मुख्तलिफ स्टेज पे है। तो चलें इसमें दोबारा आते हैं, चलें डॉक्टर जहांजेब साहब की तरफ दोबारा जाते हैं। सर आप बताइए कि मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मतलब ये जो जिम्मेदारों को हमारे इनको पता है, जो हम इसको बात करें सस्टेनेबल कॉटन जिसकी बात करें, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? हाँ जी, ये डॉक्टर साहब सही फरमा रही थी। अगर तो हम जब हम कॉटन लगाते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं, तो एक तो हमारे पास क्वालिटी सीड होना चाहिए सबसे पहले। अगर हमने सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, हमारा सीड की हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सीड की हेल्थ के बाद हम सीड ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली। सर थोड़ा सा आप फोन अपने करीब रख लीजिए, आपकी आवाज़ थोड़ा दूर हो जाती है तो आवाज़ सुनाई दे। जी जी प्लीज, थैंक हाँ यू। जी, अगर हम कर रहे हैं अपना सीड लगा रहे हैं, तो उसको सीड ट्रीट करके लगाएं। हम लोगों ने पिछले काफ़ी सालों से हमने देखा है, हम सीड ट्रीट करके लगाते रहे हैं। तो हम ना वैसे भी जो वाइट फ्लाई का पहला स्प्रे है वो 90 डेज से पहले नहीं करते। 90 डेज कम अज कम, और ये बड़ा मुश्किल काम है कि 90 डेज तक आपने बर्दाश्त करना है कि कीड़ा फिर रहा है। हमने देखा है कि जब हम हमारी 90 डेज तक हम नहीं कर रहे होते, तो बहुत सारे जो इंसेक्ट है वो खुद ब खुद, यानी नेचुरल जो उसके उनके फूड चेन के आ जाते हैं, फूड चेन में आ जाते हैं वो इंसेक्ट उसको। अब हमारा एक फील्ड है, हम बोलते रहे हैं, हमारी 75 एकड़ कॉटन, हमें खैर हमें तो ज़ालाबारी की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने एक फील्ड देखा जिसमें हमने बिल्कुल स्प्रे नहीं की हुई अभी तक। वो 110 दिन की क्रॉप है, तो उसमें किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, और जिधर हम स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ के फील्ड, उधर हमें बार बार स्प्रे करना पड़ रहा है। तो ये जो ऑर्गेनिक वेज हैं, यानी कुदरती तरीके हैं, जैसे ये नहीं, मैं मैडम नमाज से जा रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे को। जो बता रही हैं, ये अगर हम इस तरह जितना देर इसको क्रॉप को हेल्दी रख सकें और इंसेक्ट के स्प्रे से दूर रख सकें, उतना ही ज्यादा हम जो है ना उस ईयर में अपनी जो रेशे की क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं, कॉटन के कलर को भी बेहतर कर सकते हैं, और हम ज्यादा हमारा खर्चा भी बच जाएगा। तो ये जो हम जब वाइट फ्लाई को छेड़ लेते हैं, किसी भी इंसेक्ट को छेड़ लेते हैं, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करता है और वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए फिर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और फिर हम कह रहे हैं ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो। फिर हम स्प्रे पे स्प्रे करते हैं और तीसरे दिन भी स्प्रे हो रहा होता है, और स्प्रे होता ही रहता है, और वाइट फ्लाई जो है वो वैसी की वैसी होती है। 10 मर जाती हैं, 20 मर जाती हैं, 50 मर जाती हैं, लेकिन हम उसके प्रेशर में रहते हैं। तो अगर हम फिर इसमें जो है ना, एक और भी हम जो फैक्टर मिस कर रहे हैं, वो है हम जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल जो है ना अंधाधुंध कर रहे होते हैं कि इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसको हम मैनेज करने के लिए इस ईयर में तो अमोनियम सल्फेट की अवेलेबिलिटी काफ़ी मुश्किल हो गई, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो नहीं तो हम हर साल जो खाद है वो अमोनियम सल्फेट से स्टार्ट करते थे। उसमें नाइट्रोजन कम होती है और उसमें सल्फर होती है, तो वो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ जो है ना वो डेवलप करती है, और पौधा बहुत ज़्यादा लश ग्रीन नहीं होता। तो जब लश ग्रीन नहीं होता, तो ये भी एक कोरिलेशन बनता है इंसेक्ट को, इंसेक्ट की अट्रैक्शन का बायस नहीं होता वो। तो इसी तरह हम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को यानी नाइट्रोजन की मिकदार को कम यूज करते हैं और थोड़ी थोड़ी यूज करते रहे हैं। और इस ईयर में मैंने देखा, पिछले 8 साल से मैं इंसेक्ट को देख रहा हूँ, तो इस साल जो है एक तो मौसम बहुत फेवरेबल था,
दूसरा, इस साल लोगों ने ओवरऑल ही यूरिया का बहुत ज्यादा यूज किया, क्योंकि यूरिया ही एक ऐसी खाद थी जो अफोर्ड कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ है कि जब वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा, ज़ही तलीफ का अमल भी बड़ा खूबसूरत हो रहा है, पत्ते भी बड़े लश ग्रीन थे, कॉटन देखने में भी अच्छी थी, और अब हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, और स्टिल वी वांट के हम यूरिया अप्लाई करते रहें। तो अभी भी अगर हमें अमोनियम सल्फेट या यूरिया की मिकदार हम 25 केजी कर दें 50 केजी की बजाय, और हम वक्फे वक्फे से डाल लें थोड़ी थोड़ी, तब भी हम ना इंसेक्ट से बच सकते हैं। तो यानी हम केमिकल्स को भी मुनासिब मिकदार में यूज़ करें, और पेस्टिसाइड को भी इस तरह यूज़ करें कि जैसे सेफ प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा जो टॉक्स जो जैसे अब डायफेंथ्रॉन एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो पत्ते बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो वो फिर अगर वो हार्ड हो जाते हैं तो फिर वो पौधों को खुराक क्या जाने, अपना टिंडों को खुराक कैसे जाएगी। तो इस इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ऑर्गेनिक यानी ये जैसे हैं, या फिर हम नीम के जैसे नीम को भी यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए हमें पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान का भी कुछ काम करना होगा कि हम उसमें कोई ऐसी चीज़ डेवलप करें, फार्मूलेशन डेवलप करें जिसपे वाकई एक्सपेरिमेंटेशन हो, और वो हम कर पाए। ये मेरा तो सब्जेक्ट प्लांट ब्रीडिंग है, मैं एग्रोनॉमी में भी इस वक्त चूंकि ईशा का टाइम हो रहा होता है नमाज का, तो हम थोड़ा सा बैठक को 9 बजे से ऊपर नहीं कोशिश करते लेके जाएं, लेकिन मैंने देखा 9 से तो 9:15 हो गए। तो इतनी अच्छी डिस्कशन है, तो मैं इसको अब इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। किसी भाई ने कि कोई क्वेश्चन पूछना हो, भाई या बहन पूछना चाहें, अपना हाथ रेज करें, और वरना फिर हम जो है ना आज की महफिल को अभी थोड़ी देर में खत्म करने लगे हैं। लास्ट मैसेज में लूंगा डॉक्टर साहब से। कोई क्वेश्चन है प्लीज हाथ अपना रेज कीजिए। और काफी सारे क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं ना डॉक्टर साहब, वो वाइट फ्लाई के आ रहे हैं, वाइट फ्लाई के और कॉटन लीफ कर्ल वायरस के। तो इसके बारे में वो लोग बहुत परेशान है, पूछ रहे हैं। तो ये आपने मेरे पहले भी टच किया है, लेकिन आप जरा एक बार फिर बता दें। और ये भी बता दें कि अभी स्प्रे नहीं करनी, जो कि बारिशें अगर हो रही हैं तो बारिश से पहले स्प्रे नहीं करनी, और स्प्रे करने का किस वक्त मौजूद वक्त होता है। तो ये जरा 2 चीजें आप बता के फिर आज की बैठक को खत्म कर दें डॉक्टर साहब। जी, एक तो अगर बारिश का इम्कान मैंने बताया था, अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका जो हैवी रेन हुई तो अडल्ट तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। दोबारा जब पॉपुलेशन आपकी इन्हांस होनी शुरू होगी तो फिर आप बारिश के फ़ौरन बाद विद इन 2 डेज़ में पॉपुलेशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, उस पे नज़र रखें। स्प्रे ना करें, स्प्रे ज़ाया जाएगी, बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। आप स्प्रे का वेट करें, नेचुरल कंट्रोल जब हो जाएगा फिर आप उसको जब अप्लाई करेंगे तो फिर उस हिसाब से आप मोवेंटो का स्प्रे जो है ना वो करें। आजकल मोवेंटो का स्प्रे कर लें, दरमियान में एक पोलो का स्प्रे कर लें, फिर दोबारा मोवेंटो का स्प्रे कर लें। यानी जो उसका वीक वो रिपीट स्प्रे करना पड़ता है मोवेंटो का। तो उसके बाद जो वायरस के हवाले से बात करें, जब आप वाइट फ्लाई कंट्रोल करेंगे तो वायरस भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, वायरस के लिए कंडीशन है कि नमी नहीं खेत में बहुत ज़्यादा रखनी जब वायरस आ जाए, और यूरिया हैवी डोजेज में अप्लाई नहीं करना। नाइट्रोफास यूज़ करें, आधा बैग यूज़ कर लें, और पोटाश यूज़ कर लें साथ, और साथ एनपीके ऊपर से स्प्रे करें। और बायोस्टिमुलेंट का बार बार कहता हूँ, ये चीज़ें हमने की हैं, और इससे ये होगा आपके आपके पौधे के अंदर वायरस तो मौजूद होगा, लेकिन पौधा जो है ना खुराक की वजह से वो चलता रहेगा, फल भी लेता रहेगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, जब वेदर ठीक हो जाएगा ना, अगस्त आ जाएगा, तो ये वायरस जो है ना वो खुद ब खुद इसकी सिम्टम माइल्ड हो जाएंगी, और आपका पौधा चलने आपके पास मैं कहूँगा 1 महीना है। आप 1 महीना कॉटन को अच्छी तरह मैनेज कर लें, अच्छी तरह इस पे ज़ोर लगा दें, पैसे भी लगते हैं लगा लें, लेकिन 1 महीना कॉटन मैनेज कर लें, अगस्त सितंबर में भरपूर फ्रूट आएगा। और इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा कॉटन बहुत अच्छी होगी। दो के इस वक़्त में तो देखें ये कम बैक होता है, जैसे एक मैच होता है तो मैच में बाज़ औक़ात होता है विकेटें सारी गिर जाती है, तो आखिरी विकेट जो होती है वो स्कोर पूरा कर जाती है। तो आप समझ लें कि आपकी अभी 2 विकेटें बाकी हैं, 1 विकेट आपकी गिरी है, 3 विकेटें थी आपके पास, तो आप उसको 2 विकेटों के साथ खेल रहे हैं। तो आपको इस पे थोड़ी सी अगर इस पे मेहनत कर लेंगे तो वो वही आपका स्कोर पूरा कर जाएंगे, यानी आपको कम खर्चे में ज़्यादा फायदा होगा। मोवेंटो यूज़ करें, दरमियान में पोलो यूज़ करें,
और फिर मोमेंटो यूज करें वीकली, इंशाल्लाह आपको काफी जल्दी ये इसमें बेहतरी नजर आएगी। और वायरस को आप मैनेज करने के लिए खुराक का ख्याल रखें, लाइट इरिगेशन करें, खेत में नमी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वीड कंट्रोल करें। और वाइट फ्लाई का घर होता है वीड्स, तो वीड्स कंट्रोल हो जाएंगी तो वाइट फ्लाई भी कम हो जाएगी। जब वायरस फैलता है तो फिर वो वाइट फ्लाई के अलावा और कोई चीज़ नहीं जो उसको खाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको न्यूट्रिशन से मैनेज करें और नमी कम रखें, क्योंकि आगे हवा में अब इस वक्त नमी है, तो इस नमी को यानी कि खेत में आप मुनासिब ही रखें, पानी कम लगाएं, बहुत ज़्यादा हैवी वाटर इरिगेशन ना करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी टिप्स दे दी। तो ये सारी चीज़ें जो है कवर कर गई हैं आपके ये जो अपनी बीमारियों का ख़तरा है। दूसरा आपने शुरू में कहा अपनी आमदन हमने कैसे बचानी है, ठीक है जी, और अपने खर्चे कैसे कम करने हैं। तो ये एक कोशिश ला हासिल है कि जो एक मतलब हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा हम शामिल होंगे। आपके जो क्वेश्चन होंगे, जिम्मेदार हजरात जो भी पूछना चाहें। सावी का मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक तालीम या एक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो कि अनबायस्ड हो। हम किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे अपने इल्म को और तालीम को या साइंसी बुनियादों पर हम इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो सावी की ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सावी को गूगल करें, सावी एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर आपको आ जाएगी, गूगल प्ले पे भी है, इस लिंक के अंदर भी शामिल है। तो आपको अगर वीक के दौरान कोई भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज का जो है इस प्रोग्राम, इसकी जो बैठक है उसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। तो अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया आज ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारों के पास जा रहे हैं। तो ये अपना अच्छा काम जो आपने शुरू किया हुआ है इसको जारी रखें, अपनी तहकीक को भी करें, अपनी चीज़ों को भी समझें, पूछें, आपसे सवाल हमसे पूछें। तो इंशाल्लाह ये इस सफ़र को हम जारी रखेंगे। डॉक्टर जहांज़ेब साहब का बहुत मशकूर हूँ मैं। डॉक्टर साहब हमें हमेशा टाइम देते हैं, हमें हफ्ते वाले दिन तंग करते हैं, वो आ जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांज़ेब साहब, और आप सब मुअज़्ज़ज़ जितने भी हमारे मेहमान थे जिनने शामिल हुए आज की गुफ्तगू में। डॉक्टर नहीद थी, वो भी शामिल हुई थी, और डॉक्टर बलोच साहब क्वेटा से शामिल हुए थे, तो उनका भी बहुत मशकूर हूँ। तो इन दवाइया कलमात के साथ अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे और इस माह मुबारक की तफ़ैल हमारी जो आसानियाँ में अता फरमाए, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी जो मेहनत है अल्लाह मियां उसका हमें इसका अजर भी देगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।